उसकी जितनी भी प्रशंसा आर.के. झा सर का एक प्रतीक पौधा हरी में आर.के. झा सर सम्मानित करते हुए प्रोफेसर के इतने बड़े बड़े विद्वान पधारे हैं कि कविता के महत्व पर वो अपने विचार रखेंगे। आज का वर्तमान का सृजन कैसा होना चाहिए उस बेगूसराय की धरती पर डॉक्टर राकेश रंजन जो वैशाली की धरती से जहां गणतंत्र का जन्म हुआ, बेहद ही लोकतांत्रिक व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर राकेश रंजन का मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं। आज से 8 दशक पूर्व लगभग करीब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा वैसे वैसे कविता की ज़रूरत बढ़ेगी और कवि कर्म कठिन होगा। तो इस सभ्यता के विकास में कवि कर्म कठिन हुआ है और कविता की ज़रूरत बढ़ी है। इस बात पर आप कवि के रूप में इस प्रश्न को किस तरह से देखते हैं? कविता उन चिंताओं से जो शुक्ल जी की चिंता है, किस तरह की रणनीति बना रही है कि सभ्यता के विकास के साथ हम कविता की ज़रूरतों को भी पूरा करें और कवि कर्म की कठिनता को भी दूर करते चलें। ये शुक्ल जी की चिंता से किस तरह हमारा आज का समय और कवि डील कर रहे हैं? मैं आपके प्रश्न का जो उत्तर दूंगा उससे आप क्या समझेंगे या मेरा उत्तर सही होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए एक उपलब्धि है। मैं जिस हिंदी विभाग में काम करता हूँ उस स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के पहले अध्यक्ष, जहाँ अभी वो भवन है, उसके पहले अध्यक्ष दिनकर जी थे। वाह! तो दिनकर जी की धरती पर आकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। गालिब का एक शेर है कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। ये आपका प्रेम है कि आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझको बुलाया, मुझको अवसर दिया। मैं अपने आप को इसके योग्य नहीं समझता। आपके प्रेम के भले काबिल हूँ। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, आपने ही संभाल रखा है। जी। खाक मुझ में कमाल रखा है, आपने ही संभाल रखा है, मेरे ऐबों को सब भुला करके मुझको अच्छों में डाल रखा है। वाह, बहुत खूब। तो आपका प्रेम है जिसकी वजह से मैं आया हूँ, इसलिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सुधांशु, आपका जो प्रश्न है ये बहुत गंभीर प्रश्न है और यह प्रश्न समकालीन हिंदी कविता से संबंधित एक बहुत बड़ी चुनौती से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे सभ्यता विघटित होती जाएगी, जैसे जैसे समय खराब होता जाएगा, जो कि होता जा रहा है जी, वैसे वैसे कविता की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। जी। आज जो हाल है हमारे हर तरफ और पूरी दुनिया में, जी, लगातार हिंसा बढ़ रही है, हिंसा की ताकत बढ़ रही है, हिंसा के तरीके बढ़ रहे हैं और हिंसा के औजार बढ़ रहे हैं। जी। और बहुत सारी बुराइयां इंसानियत को दबा के, अच्छाई को दबा के हमारी ज़िंदगी पर हावी होती जा रही है। जी। मीर का एक शेर है कि फ़िक्रे तामीर दिल किसू के नहीं, फ़िक्रे तामीर दिल किसू के नहीं, ऐसी वैसी बिनाए क्या क्या है। दिल के निर्माण की चिंता किसी को नहीं, और कितने निर्माण हो रहे हैं,
कितनी चीज़ें रोज बरोज बन रही हैं, लेकिन दिल के निर्माण की चिंता किसी को नहीं। जी। तो यह जो हमारा समय है, इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वह व्यवस्था है, जिसकी वजह से ये समस्याएं पैदा हुई। जी। यानी इन तमाम समस्याओं के मूल में पूंजीवादी व्याघात है। जी। जी। मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक एक साहित्यिक की डायरी में लिखा है कि आज़ादी के बदले हुए परिवेश में देश में अवसरवादिता बढ़ी है, लोभ लाभ बढ़े हैं, स्वार्थ और चापलूसी जैसी चीज़ों में इजाफा हुआ है। यह जो बदला हुआ परिवेश है, इसने एक रचनाकार की आत्मा को भी बदल कर रख दिया है। आज का लेखक अपनी आत्मा में द्विखंडित है। जी। आज का लेखक अपनी आत्मा में द्विखंडित है, जी। जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है इच्छा और कर्म। जी। व्यवहार और कर्म। व्यवहार और कर्म या इच्छा और कर्म, विचार और व्यवहार जी। में कोई तालमेल न होना। जी। ये जो द्विखंडन की स्थिति है वह लेखक की आत्मा में है। आप इस बात को समझिए। जी। खासकर हिंदी की जो समकालीन पीढ़ी है, वह पीढ़ी जो आज़ादी के बाद हिंदी कविता में आई है, जी। वह अपने ज्ञान और कर्म, अपने विचार और व्यवहार के बीच विखंडित है, द्विखंडित है, बटी हुई। जी। मार्क्स ने कहा था कि व्यवहार के बिना विचार लंगड़ा है, जी। और विचार के बिना व्यवहार अंधा है। हम लेखक सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन करते क्या है? आप इस बात को इस रूप में देखिए कि जो लेखक आज संपादकों की परिक्रमा करेगा, जी। प्रकाशक उसके लिए प्रातः स्मरणीय होंगे और वह आलोचकों का मुखापेक्षी होगा। अशोक शुक्ल की कविता है कि भज आलोचक। बिल्कुल जी। यानी उसकी इच्छाएं अगर पूंजीवादी हैं, जी। उसकी इच्छाएं अगर मशहूर होने की हैं, उसकी इच्छाएं अगर नाम कमाने की हैं, जी। तो ये कैसे होगा कि आप वह भी करें और आप अच्छी रचना भी करें? जी। दिनकर जी कहते थे कि इंजन तो एक ही होता है, गाड़ी में इंजन तो एक ही होता है, चाहे वो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, आप दोनों नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है कि आप व्यग्र हो कि हमारी कविताएं किसी पत्रिका में छप जाएं, जी। कोई आलोचक हमारे ऊपर एक लेख लिख दे, जी। कोई समीक्षक हमारी समीक्षा कर दे, जी। उसके लिए एक पूरी व्यवस्था बनाकर आप काम करें, जी। जैसे कोई षड्यंत्रकारी करता है, जी। एक गुच्छा बना के, गैंग बना के। आजकल जो साहित्यिक कर्म हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है? पूंजीवादी लालसाएं। दिनकर ने कहा था कि प्रेम है वह क्षीर का निर्झर कि जब यह फूटता है हृदय नर का संत का आवास हो जाता। प्रेम है वह क्षीर का निर्झर कि जब यह फूटता है हृदय नर का संत का आवास हो जाता। हमारा हृदय तो इच्छाओं का गोदाम है। जी। लोंजाइनस को याद कीजिए, उस आदमी ने 2000 साल पहले कहा था कि उदात्त कहाँ से पैदा होता है, सबलिमिटी कहाँ से पैदा होती है? कविता में। उदात्त हमारी आत्मा की प्रतिध्वनि है। अगर हम आत्मा से उदात्त नहीं हैं तो हमारी कविता में वह प्रकट नहीं होगा। जी। लोंजाइनस का वाक्य है कि असंभव है कि छोटे दिमाग में कोई बड़ा विचार पैदा हो। और कहा है
कि कलुषित चित्त में सौंदर्य का उन्मेष असंभव है। मैं दोहरा रहा हूँ, कलुषित चित्त में सौंदर्य का उन्मेष असंभव है। और कहा कि आकाश के किसी एक कोने में भी बादल का छोटा सा भी टुकड़ा है तो नक्षत्रों की पूरी रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ सकती। उसी प्रकार से लेखक की आत्मा में जरा सा भी लोभ लाभ है, अवसरवादी भाव है, तो उसकी रचनाशीलता महान नहीं हो सकती। तो हमारा जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, मुक्तिबोध ने इसको पकड़ा था, पहली बार मुक्तिबोध इसकी चर्चा करते हैं। और उनकी जो कविता है लंबी, ब्रह्म राक्षस, उस ब्रह्म राक्षस की क्या विडंबना है, उससे कोई अपराध हो गया है। वो है तो ज्ञानी, वो चाहता है न्याय की व्यवस्था हो, न्याय की रक्षा हो, लेकिन उसने कुछ किया नहीं न्याय के लिए। वह अपने ज्ञान और कर्म के बीच विखंडित है। वह लगातार अपराध बोध से पीड़ित है। वह ज्ञान से ब्रह्म है, कर्म से राक्षस है। पिस गया वह भीतरी और बाहरी, दो कठिन बातों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। वह पिस गया है अपने ज्ञान और कर्म के बीच, इसीलिए वह ब्रह्म राक्षसत्व को प्राप्त हुआ है। मेरे इस वाक्य को अन्यथा न ले तो मैं कहूँ कि हम सभी नई पीढ़ी के रचनाकार ब्रह्म राक्षस हैं। तो आप जिस पूंजीवादी व्याघातों की चर्चा कर रहे हैं, 90 के बाद यह तो अब पूंजीवादी व्याघात ये तो सच्चाई है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि हिंदी कविता में और आगे के समाज में कविता के माध्यम से कोई बदलाव नहीं आने वाला है? ये बहुत कठिन समय है और सवाल भी बहुत कठिन। जैसे लॉन्ग 90s की परिकल्पना करते हैं। बिल्कुल, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। 90 के दशक में जो पीढ़ी आई, जिसको लॉन्ग 90s के रूप में प्रचारित किया गया, वाकई वह पीढ़ी नए मूल्यों के साथ हिंदी कविता में आई थी। हिंदी कविता में किसी को नया कवि, या किसी भी कविता में किसी को नया कवि या नई पीढ़ी तब कहना चाहिए जबकि उसकी कविता में या उस कविता में कोई नया मूल्य उभरता हुआ दिखाई देता हो। जी। यानी हर कवि, वो चाहे कितना भी युवा हो, वो 16 साल का भी लड़का हो सकता है, लेकिन वो नया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई 50 साल का व्यक्ति भी हो सकता है कि नई कविता लिख रहा हो। तो 90 के दशक में जो पीढ़ी आई, उस पीढ़ी को उदारीकरण के बाद जो भारतीय समाज में बदलाव आए, जी, उसका सबसे गहरा एहसास है। वह एहसास 80 के दशक के कवियों को नहीं। उसमें घरेलूपन है, उसमें एक आत्मीयता है। अरुण कमल हैं, आलोक धनवा हैं, मंगलेश डबराल हैं, वीरेंद्र डंगवाल हैं, विष्णु खरे हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं। एक पूरा नक्षत्र मंडल है 80 का जो दशक है, उसकी जो पीढ़ी है, जिसको नव प्रगतिशील कवि आलोचकों ने कहा है, नव प्रगतिशील कवि। जी। 91 में भारत में उदारीकरण लागू होने के बाद जो पीढ़ी आती है, जी, जिसके पहले कवि हैं कुमार अंबुज, और फिर बोधिसत्व, एकांत श्रीवास्तव, जी, बद्री नारायण, संजय कुंदन, प्रेम रंजन अनिमेश, जी, गगन गिल, नीलेश रघुवंशी, जी, नीलय उपाध्याय, नीलय उपाध्याय। जी। आप देखेंगे कि यह जो 90 का दशक है, इस दशक की पीढ़ी की कविता में उदारीकरण के बाद जो भारतीय समाज में और ग्राम में खासकर बदलाव हुए हैं, उन बदलावों की विडंबना का बहुत गहरा एहसास है। और आप देखेंगे कि नीलय की कविता में या बोधिसत्व की कविता में ये जो एहसास है वो 3 रूपों में प्रकट होता है। कभी व्यंग्य के रूप में, कभी वेदना के रूप में, कभी विद्रोह के रूप में। असल में जो वेदना है ना, वही व्यंग और विद्रोह के रूप में प्रकट होती है। जी।
लेकिन उस पीढ़ी का हश्र क्या हुआ? बोधिसत्व मुंबई चले गए, उनको एक दिन का एपिसोड लिखने का 50,000 रुपये उनको मिलते थे। जिस मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को अपने घर नहीं होते जी, उन्होंने 1 साल में अपना फ्लैट खरीद लिया और नीलय उपाध्याय को ही बुला लिया। तो उस पीढ़ी में कवि हैं प्रेमरंजन अनिमेष जी, उनका चयन 2003 में लेक्चरशिप में हुआ था, लेकिन वो बैंक में अधिकारी थे, रुतबा था, गाड़ी थी और उनके साथ काफ़ी तामझाम था, काफ़ी पेमेंट उनको मिलता था जी। तो मैंने पूछा कि भैया आप जिस पद पर हैं उसमें हो सकता है भविष्य में कविता लिखने में आपको बाधा आए, क्योंकि आपका जो काम है वो गैर सृजनात्मक। कहा कि राकेश मुझको दिक्कत होगी, मैं छोड़ दूंगा। कहाँ छोड़ा? अब उनका हर्ष ये हुआ कि कविता में वो बिल्कुल ही फ्यूज्ड हो गए। मैं हो सकता है गलत हूँ, हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो सकता है किसी कवि या कविता को लेके आपके विचार भिन्न हों, इन कवियों के विषय में भिन्न हों, लेकिन मैं यहाँ जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ न कहूँगा। मुझको जो लगता है वो मैं कहूँगा। नीलय उपाध्याय बाद में गंगा बचाने में चले गए, फिर भगवाधारी हो गए। तो सर ये कविता में जो फ्यूज्ड होना है वो पूंजीवादी व्याघातों की वजह से है या फिर कविता के फॉर्म में जो बदलाव आया, जो कविता ने जो छंदों को छोड़ दिया, अपने जो फॉर्म पुराने फॉर्म थे उन्हें छोड़ दिया। जैसे माधवहारा की बात करूं तो माधवहारा अभी एक छायावाद के 100 वर्ष होने पर एक उन्होंने एक लेख लिखा है। उस लेख में वो कहते हैं कि छायावादी कवि छंदों से मुक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन वो छंद जानते थे। लेकिन बाद के कवियों ने क्या किया कि वो कविता को पूरी तरह गद्यात्मक बनाते चले गए और कविता धीरे धीरे अपने पाठक वर्ग से कटती चली गई और चंद 10-20 लोगों के बीच, सेलेक्टिव लोगों के बीच कविता का पाठ होता गया। और तो क्या इसका क्या असर है देखिए छंदों के छूटने का? समकालीन हिंदी कविता के सामने ये दोनों आंतरिक चुनौतियां हैं जो बहुत ही गंभीर हैं। मुझको खुशी है कि सुधांशु जी ने 2 सवाल उठाए हैं अभी तक, और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिंदी कविता को लेके। इस बात को हम लोगों को बहुत ही साफ तौर पर समझ लेना चाहिए, खासकर कवियों को, कि समकालीन हिंदी कवियों के समक्ष 2 आंतरिक चुनौतियाँ जी। जो बाहरी चुनौतियाँ हैं वो तो सत्ताएं हैं, वो धर्म सत्ता हो, राज्य सत्ता हो, धन की सत्ता हो जी, और उन तीनों सत्ताओं का जो तिक्रम है जी, यानी सत्ता त्रय का जो तिक्रम है, उस तिक्रम के बीच जो रोज़मर्रा की जंग हारती जनता है जी, ये जो चुनौती है इस जनता के अनुभवों को व्यक्त करना, वो बाहरी है जी, लेकिन समकालीन हिंदी कविता के समक्ष 2 चुनौतियाँ। जी, पहली चुनौती है रचनाकार का अपनी ही आत्मा में द्विखंडित होना, जी, उसका स्वयं ही पूंजीवादी व्याघातों का शिकार होना, बिल्कुल, उसके निष्प्रिय चेतना पर लोभ लाभ के राहु केतु का पहरा होना। जी, ठीक है। ठीक है। दूसरी चिंता है कि समकालीन कवियों ने लोक के फॉर्म को छोड़ दिया है। जी, छंद शास्त्र की चीज नहीं, छंद लोक की चीज है। और हिंदी कविता का जो इतिहास है, 1000-1200 वर्षों का जो इतिहास है, वह मोटे तौर पर छंदोबद्ध कविता का इतिहास है। जी, हिंदी के सारे बड़े और महान कवि छंद में लिखते रहे। निराला ने जब छंद के बंधन को तोड़ने की बात की, जी,
तो पहले आप ये समझिए कि छंद को तोड़ने की जो बात थी, वो जो अवधारणा थी, वो किस रूप में थी और उसको कितना गलत हिंदी में समझा गया, इंटरप्रेट किया गया। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है कि जिस प्रकार से मनुष्य की मुक्ति होती है वैसे ही छंद की भी मुक्ति होती है। छंद की मुक्ति होती है छंद की रूढ़ियों से मुक्त होकर। उन्होंने छंद छोड़ने की बात नहीं की, छंद की रूढ़ियों को छोड़ने की बात की। इतनी ही मात्राओं के चरण होंगे, इतनी ही मात्राओं पर यति लगेगी, और कोई जो पौराणिक छंद है वो इतने ही चरणों का होगा। तो छंद की जो रूढ़ियाँ हैं, छंद की जो बाधाएं हैं, उनको निराला ने छोड़ने की बात की। निराला की जो 99% अपनी रचनाएं हैं जी, वो छंदोबद्ध हैं। जी, हिंदी की जो पहली मुक्त छंद की कविता मान्य है, जूही की कली, उसके प्रकाशन के 100 साल हो गए। 1923 में वो कविता पहली बार छपी थी और ये 2023 है। निराला का जो मुक्त छंद है वह भी 3 तरह का है। सुधांशु जी, मान निराला का मुक्त छंद 3 तरीके का है। एक मुक्त छंद वो है जो उन्होंने कवित्व की लय पर तैयार किया था। वह मुक्त छंद जिसमें उनकी जूही की कली कविता है, या जागो फिर एक बार है। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, तरुण किरण अरुण पंख खरी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। यह जो छंद है यह कवित्व की लय को, कवित्व की रूढ़ियों को छोड़कर तैयार किया गया जी। दूसरा मुक्त छंद है जो उन्होंने गीतिका की लय पर तैयार किया है। तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। ये गीतिका छंद की लय। और तीसरे प्रकार का जो मुक्त छंद है वह मात्रिक छंद की लय पर है। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। यह अधिवास कविता उनकी जो है, यह विधवा कविता जो है जी। निराला के मुक्त छंद को समझना होगा। उन्होंने छंद छोड़ने की बात नहीं की, छंद की रूढ़ियों को छोड़ने की बात की। और परिमल की भूमिका में लिखा कि छंद का समर्थक उसका प्रवाह है। क्यों लिखा? प्रवाह छोड़ने की बात नहीं की, लयात्मकता छोड़ने की बात नहीं की। निराला के मुक्त छंद की अवधारणा को सबसे सही ढंग से हिंदी में मुक्तिबोध ने समझा। उनकी जो लंबी कविताएं हैं, अधिकांश, यहाँ तक कि अंधेरे में या ब्रह्म राक्षस, ये दोनों कविताएं उसी लय में है जिस लय में जूही की कली है या जागो फिर एक बार। जी। जिंदगी के कमरे में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की देती है दिखाई बार 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 बार। इतने में आसमान कांपा, वो धाए धाए बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई। जी। पत्ते न खड़कें, सेना ने घेर ली हैं सड़कें। जी। भागता में दम छोड़, घूम गया कई मोड़, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। कौन सा? ये वही छंद है जो जूही की कली का है। जी। मुक्तिबोध के बाद आप देखेंगे कि केदारनाथ सिंह ने तो काफ़ी छंद लिखे, रघुवीर सहाय ने छंद लिखे, और केदारनाथ सिंह ने जो मुक्त छंद की कविताएं लिखी उनमें भी संवाद की एक लय आपको दिखेगी। जी। वो लय आपको शमशेर में दिखेगी। शमशेर की जो मुक्त छंद की कविताएं हैं उनमें भी संवाद की लय दिखेगी। 80 की जो पीढ़ी है, समस्या वहाँ से शुरू होती। प्रयोगवादियों ने, नई कवितावादियों ने मुक्त छंद की अवधारणा को ठीक ठाक समझा था।
संवाद की लय धूमिल में भी मिलती है। उसके बाद जो पीढ़ी आती है 80 के दशक में, उसने निराला द्वारा प्रस्तावित मुक्तचंद की अवधारणा को बिल्कुल गलत समझा, उसका दुरुपयोग किया जी। और कविता को प्रोज में बदलने का काम इस पीढ़ी ने शुरू किया। जी। आप देखेंगे कि 80 के दशक में कितने कवि हैं, आप यहाँ खड़े खड़े 1 दर्जन कवियों के नाम गिना सकते हैं, लेकिन आप 10 पंक्तियां लगातार किसी की नहीं सुना सकते। कविता होने की शर्त क्या है? एक पक्षी होने की शर्त क्या है? उसमें पंखों का होना। बिना पक्ष के पक्षी नहीं हो सकता। हर वस्तु का अपना एक गुण धर्म होता है, तो क्या कविता का नहीं है? कविता का गुण धर्म है कम से कम उसका लयात्मक होना। कविता आवेग के क्षणों में लिखी जाती है, और आवेग होगा तो कम से कम संवाद की एक लय होगी। जी। एक बात, अभी मैंने बात खत्म नहीं की। नुकसान उसका ये हुआ कि आपने हिंदी जनता से उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ छीन ली। जी। ये कोई सामान्य जनता नहीं है। हमारे सामने जो सामान्य जनता दिखाई देती है, भीड़ में, सड़कों में, ट्रेन में, बाज़ारों में, खेतों में, कारखानों में, ये सामान्य जनता जो दिखाई देती है, ये सामान्य नहीं है चेतना के स्तर पर। ये वो जनता है जिसका काव्य बोध और काव्य विवेक बड़े कवियों ने बनाया और विकसित किया है। ये चेतना एक दिन में नहीं बनती। बिल्कुल। ये चेतना विद्यापति की, अपभ्रंश से, तुलसी की, कबीर की, सूर की, मीरा की, बिहारी की, भारतेंदु की, निराला की, जी, नागार्जुन की, जी, मुक्तिबोध की बनाई हुई चेतना है। जी, उसको आप बरगला नहीं सकते। जी, वो देर सवेर अपने कवि को पहचानती। जी, वो अपने कवि को देर सवेर पहचानती है। वो आज नहीं पहचानेगी, आज लोग भ्रमित कर देंगे, कल अपने सही कवि को पहचान लेगी। मुक्त छंद का हिंदी में दुरुपयोग हुआ। मुक्त छंद की प्रस्तावना को हिंदी में ठीक से नहीं समझा गया, खासकर समकालीन पीढ़ी में। जी, दूसरी बात कि गद्य की भी अपनी एक सृजनात्मकता होती है। गद्य भी सुंदर होता है। हमारे हिंदी में गद्यकारों ने कितना खूबसूरत गद्य लिखा है। आप ऐसी भाषा लिख रहे हैं जो सृजनात्मक नहीं है, काव्यात्मक छोड़ दीजिए, वो अच्छा गद्य भी नहीं। जी, जी, तो कविता कहाँ से होगी वो? जी, अभी सुधांशु से बात हो रही थी, सोशल मीडिया में ऐसे लोग लिख रहे हैं जो रोज़ लिख रहे हैं, और लाइक करने वाले 100, 200, 300, 400, 500 लोग। अगर उनकी 200 कविताओं की सूची बनाइए तो उन 200 कविताओं में एक पंक्ति ऐसी नहीं हो जिसमें काव्यात्मकता हो। जी, उसमें विचार तो है, उसमें समय का यथार्थ तो है, जी, उसमें जुज्व से लेके कुल तक की भावना तो है, लेकिन काव्यात्मकता नहीं, रसबोध नहीं। जी, कविता भाव व्यापार है, कविता रसास्वाद की प्रक्रिया है। बहुत सहज बात है, कविता रसास्वाद की प्रक्रिया है, और आपने वह रसास्वाद कविता का ख़त्म कर दिया। जी, हिंदी जनता से एक बहुत बड़ी चीज़ छीन ली। नई पीढ़ी और समकालीन कविता के कवि इस बात के अपराधी हैं कि उन्होंने जनता की एक बड़ी शक्ति छीन लिया। जी, आज का की जनता संकट में आपकी एक पंक्ति याद नहीं करती, फैज को याद करती, कबीर को याद करती, नागार्जुन को याद करती, निराला को याद करती। जी, संकट में, संघर्षों में, सड़कों पर, संसद में आज की जनता आपकी कविता की एक पंक्ति को याद नहीं करती है। रद्दी से रद्दी गाना बच्चा याद कर लेता है, आपकी एक कविता अच्छी से अच्छी वो याद नहीं कर पाता। आप क्या लिख रहे हैं?
अभी राहत इंदौरी के एक पद जो जिहाल मिस्की मुकुंद तगापुल के छंद में लिखा गया है, उस पर आप चर्चा कर रहे थे। हाँ, अमीर खुसरो का एक बहुत ही प्रसिद्ध उनकी गज़ल है, आप सबने सुनी होगी। इस गज़ल को पहली गज़ल माना जाता है हिंदी का। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदा रमैजां नले हुकाहे लगाए छतियाँ। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, जी, मुझ मिस्कीन के हाल के साथ गफलत मत कर, मुझ गरीब के साथ धोखा मत कर। जी, दूर से ही पलके मटकाती हो, पास नहीं आती, मुझ गरीब के साथ ऐसा गफलत मत कर। जिहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल, इस मिस्कीन के हाल के साथ तगाफुल मत करो, गफलत मत करो, धोखा मत करो। दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारा में जान नले हुकाहे लगाए छतियाँ। ऐ जान, मुझ में तुम्हारे हिज्र को, विरह को सहने की ताकत नहीं है। नले हुकाहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ, किरोज वसलत चे उम्र कोता। विरह की जो रात है वह तुम्हारे जुल्फ़ों की तरह फैली हुई है। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ, विरह की रात तुम्हारे जुल्फ़ों की तरह फैली हुई है। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ, के रोज वसलत चे उम्र कोता। और जो मिलन की रात है, मिलन का दिन है जी, वो उम्र की तरह छोटा है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी। ये जो छंद है अमीर खुसरो का, इस छंद पर मैंने सोचना शुरू किया तो सबसे पहले मुझको राहत इंदौरी के 2 शेर याद आए। वो शेर हैं कि जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी ज़मीनों को लाल कर दो। जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है हरी ज़मीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, अपील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहे हराम कर दो। उसके बाद मुझको याद आया वो जो एक प्रसिद्ध गज़ल है, उसका एक शेर मैं सुना रहा हूँ कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। फिर याद आया कि अरे अपने BHU का कुलगीत तो इसी छंद में, मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। फिर याद आया कि अरे हिंदी में किसी ने नहीं लिखा क्या, तो याद आया रघुवीर सहाय की कविता है, सुकवि की मुश्किल, सुकवि की मुश्किल, सुकवि की मुश्किल। किसी ने उनसे नहीं कहा था कि आइए आप काव्य रचिए। तो आप देखिए कि अमीर खुसरो के एक छंद में आज तक हिंदी में नहीं भी तो सैकड़ों कविताएं लिखी गई। आदिकाल जी, छंदों का जखीरा है जी। अकेले आदिकाल में जितने छंदों का प्रयोग हुआ है उतने छंदों का प्रयोग तीनों कालों को मिला दें तो नहीं हुआ। और एक एक छंद आधुनिक काल में इतना बदल गया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं 2 मिनट आपका और लूँगा जी। हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं सरहपा, तो उस तर्क से उनका दोहा कोश हिंदी की पहली रचना हुई। दोहा कोश का पहला छंद
यानी हिंदी के पहले कवि की पहली रचना का पहला छंद वो है ब्रह्मणे सीमा जानंत ही भेव एवं पढ़ियौ एचौ वेव। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब भ्रंश साहित्य को इसलिए भी नहीं पढ़ा जाता कि प्रायः लोग इसको सांप झाड़ने का मंत्र समझ के छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे छंद मिलते हैं कि आपकी जीभ ऐंठ जाए, उच्चारण न हो। और ऐसे छंद हैं, बंकक्करियति दंकक्करियति संकक्करि खल सोच्चत चकित विमच्चत चलिय विमच्चत चक जल दिक्क दलन थुंग दलन तक्क दलन रिंगये। अब ये सब वीर काव्य हैं, युद्ध काव्य हैं। तो जो सरहपा का पहला छंद है, ब्रह्मणे सीमा जानंत ही भेव एवं पढ़ियौ एचौ वेव। ब्राह्मण ईश्वर का रहस्य नहीं जानते, यूं ही वे चारों वेद पढ़ते। पहला छंद, हिंदी की कविता यहाँ से शुरू होती। हिंदी की कविता प्रतिरोध से शुरू होती। हिंदी कविता इस प्रगतिशील चेतना से शुरू होती। ब्राह्मण ईश्वर का रहस्य नहीं जानते, यूं ही चारों वेद पढ़ते। ये जो छंद है, ये 15 मात्राओं का चौपाई छंद है। अगर इस छंद के अंत में एक मात्रा और जोड़ दें तो चौपाई हो जाएगा। ये चौपाई है। चौपाई यहाँ से जो शुरू होता है, इसमें आपको बता दें कि विद्यापति ने अनेक 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 छंद लिखे। विद्यापति की पदावली का आधार छंद चौपाई। इसके अलावे आधुनिक काल में जी नागार्जुन ने मैथिली में इस छंद में काफ़ी लिखा है। श्याम घटा सित बीजुरी रे, विपिन सघन विपिन जनु पातर धार, लोहक चादरी चानिक तार, दारिद उर लक्ष्मी जनुहार, श्याम घटा सित बीजुरी रे, ब्रह्मणे सीमा जानंत ही भेव एवं पढ़ियौ एचौ वेव। चौपाई। नागार्जुन ने चौपाई में एक पुछल्ला लगा दिया है 6 मात्राओं का, हर गंगे। आधुनिक कविता के आलोचक नागार्जुन के इस छंद को हर गंगे छंद कहते हैं। उनको मालूम नहीं कि चौपाई। ऐसे ही निराला ने भी ऐसा किया है। यहाँ तक कि नामवर जी ने नागार्जुन की जो हरगंगे कविता है, उसका छंद लिखा है हरगंगे छंद। कानी गाय बढ़ामंदान हर गंगे, कितना खुश देखो जजमान हर गंगे। अब इसमें हर गंगे हटा दीजिए तो ये छंद चौपाई। कानी गाय बढ़ामंदान कितना खुश देखो जजमान, हर गंगे लगा दिया तो आलोचक भ्रमित हो गए। जी एक एक छंद की यात्रा सुधांशु। जी चौपाई हो, दोहा कोश का दूसरा छंद चौपाई है। चौपाई को लेके इतने प्रयोग होती हुए हैं कि आप चकित रह जाएंगे। नागार्जुन ने खुद किए, दिनकर ने इतनी चौपाइयाँ लिखी हैं। रामविलास शर्मा की जो कविता है निराला के प्रति, यह कवि अपराजेय निराला, जिसको मिला गड़ल का प्याला, तक थका और तन तन टूट चुका है, पर जिसका माथा न झुका है, शिथिल त्वचा ढल ढल है छाती, फिर भी अभी उठाए थाती, और संभाले विजय पताका, यह कवि है अपनी जनता का। 2 चौपाइयाँ, 8 पंक्तियाँ, 2 पूरी चौपाई है। चौपाई छंद है। लेकिन नागार्जुन ने चौपाई छंद को देखिए कैसे बदला। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, जाने तो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जारे में महामेघ को झंझानिल से गरज गरज घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छंद चौपाई है, तुकें हटा दी। और आपको ये आश्चर्य होगा कि नागार्जुन की इस कविता पर लिखते हुए और पढ़ाते हुए किसी आलोचक और शिक्षक का ये ध्यान नहीं गया कि अरे यह तो चौपाई ही है, बस तुक हटा दिया गया है, केवल तुकें हटा दी गई हैं। परंपरा को लेके इतने प्रयोग हुए हैं कि आप दंग रह जाएंगे। जी यानी
अपभ्रंश या आदिकालीन साहित्य जिसे कहते हैं, उसमें इतने प्रकार के छंद हैं और उन छंदों का विकास इतने विविध रूपों में हुआ है आधुनिक काल में और समकालीन भारतीय साहित्य में कि आप दंग रह। एक एक छंद पर कम से कम एक सेशन जी हो सकता है। अभी छंद को लेकर जब आप बात कर रहे हैं तो निराला और नागा अर्जुन की बात करते हैं, तो क्या छंद की साधना के लिए निराला जैसा अवघर होना और बाबा नागा अर्जुन की जीवन पद्धति को अपनाना होगा, जिसकी चर्चा जैसे बाबा नागा अर्जुन के संदर्भ में कहा जाता है कि देखिए, ये एक सवाल पूछने के लिए है, लेकिन ये जवाब बहुत साफ है कि छंद चेतना या संगीत चेतना जिसको कहते हैं, वो होती है या नहीं होती। वो जैविक बनावट में जन्म से होती है या नहीं होती। आप सीख सकते हैं बाद में, जैसे छंद की किताब पढ़ के आप छंद के नियमों को जान सकते हैं, लेकिन उससे आप छंद लिखने नहीं लगेंगे। छंद जोड़ने से नहीं जुड़ता है। जी किसी हिंदी के बड़े कवि ने मात्राओं को जोड़कर छंद नहीं लिखा। जी वो बोलेगा सो छंद होगा, जी वो लिखता चला जाएगा और एक मात्रा की चूक नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होती है कि ये चीज़ जन्म से होती है या नहीं होती है, वो संगीत चेतना है। जी और छंद की लय उसके मानस में गूंजती रहती है या उसके मानस का हिस्सा होती है, उसकी चेतना का हिस्सा होती है, वो स्वतः होता है। हाँ, वो बाद में एक बार वो गिन सकता है जी कि हमने जो छंद लिखा है उसमें मात्राएं दुरुस्त हैं या नहीं, कहीं उच्चारण में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हो रही है कि मात्राएं घट पड़ रही हैं, तो सावधानी से इसको एक बार बाद में पढ़ सकता है, लेकिन लिखते समय कोई कभी छंद नहीं जोड़ता। अच्छा, अभी अब हम लोग छंद पे चर्चा काफ़ी कर लिए हैं, तो अब हम आज के समय पे फिर से एक बार लौटते हैं। आज के समय में जिस तरह से हमारा समाज अतिवादी ध्रुवों में बढ़ता चला जा रहा है, इस समय मतलब संप्रदाय, धर्म, जाति के नाम पे जो अलग अलग ध्रुव बनते चले जा रहे हैं, इन अतिवादी ध्रुवों के बंटने के दरमियान कवि के सामने और कविता के सामने क्या चुनौती है और कविता ने किस तरह की रणनीति ईजाद की है, क्या कोई रणनीति ईजाद की है या नहीं की है? पहले तो आज के समय की बात करें। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 6ठे सूक्त में एक पद आता है, मनुर्भव। पूरी दुनिया में इससे छोटा, आकार में छोटा और आशय में इससे बड़ा दूसरा उपदेश नहीं है कि मनुष्य बनो। मनुर्भव। लेकिन मनुष्य हम कैसे होते, मनुष्य कैसे हुआ जा सकता है? जब हम मनुष्यता को बांटने वाली जड़ताओं से ऊपर उठते हैं, धर्म से, जाति से, लिंग से, वर्ण से, क्षेत्र से, भाषा से, यहाँ तक कि वैचारिकी, सैद्धांतिकी से भी, विचारधाराओं से भी ऊपर उठ के ही मनुष्य हुआ जा सकता है। बिल्कुल। 13वीं शताब्दी में एक बांग्ला संत कवि हुए हैं चंडीदास जी, साबर ऊपर मानुष सत्य, महाभारत से लिया है जी। नहीं श्रेष्ठतम मनुष्यात्, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। सुनहु मानुष भाई, शबारे ऊपर मानुष सोत्य, ताहार ऊपर नहीं। सुनहु मानुष भाई, शबारे ऊपर मानुष्य सोत्य, ताहारे ऊपर नहीं। मेरे मनुष्य भाइयों सुनो, मनुष्य सबसे ऊपर का सत्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं। यह जो देश है भारत, एक दिन में नहीं बना है और किसी एक समुदाय या एक समूह या एक विचारधारा या एक जात या एक धर्म से नहीं बना है। यह देश उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक कितना विविध है और ये कितना अद्भुत है। कितनी जातियाँ, कितने धर्म, कितनी नस्लें,
कितनी संस्कृतियों के लोग। भारत में कोई एक संस्कृति नहीं है, संस्कृतियों का समुच्चय है। भारत की खासियत इसकी बहुलता है, बहुलता में एकता, विरोधों में सामंजस्य, अनेकता में एकता। यही हिंदुस्तान की खूबी है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है भारत तीर्थ। भारत तीर्थ कहते हैं भारत महामानव समुद्र है, महामानव सागर। महामानव सागर, एक ऐसा सागर जिसमें सारी मानवीय संस्कृतियां आकर मिलती हैं। एक ऐसा महामानव सागर जिसमें सारी मानवीय संस्कृतियों का जल आकर मिलता है। और उसी कविता में वो कहते हैं कि हेथाय आर्य, हेथा अनार्य, हेथाय द्राविड़ चीन, शक हून दल पाठान मोगल, एके देहे हल लीन। आर्य हो, अनार्य हो, शक हो, हून हो, मुगल हो, पठान हो, चीनी हो, सब इसी एक भारतवर्ष की देह में लीन है। यह भारत है हमारा। यह देश जो इतना डाइवर्स है, उसकी आत्मा एक है। हम वह देश हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करते हैं, परंतु अंतरैक्य में अवश्य बाह्य भेद हैं। हम बाहर से भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन हम सब में आंतरिक एकता है। परंतु अंतरैक्य में अवश्य बाह्य भेद हैं। हम बाहर से अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरात्मा हमारी एक है। वेदांत ने हमें यही सिखाया, भारतीय धार्मिक मूल्यों ने हमें यही सिखाया। हिंदुत्व के जो आधार हैं वो क्या हैं? वो दया, ममता, धृति, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता, परस्परावलंबता, ये भारतीयता के आधार हैं, धर्म के आधार हैं और मनुष्यता के आधार हैं। इस पर आघात नहीं होना चाहिए जी। भारत की आत्मा पर आघात नहीं होना चाहिए। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ उसका प्रयोग पहली बार अमीर खुसरो ने किया, हिंदी का। हिंदी शब्द खुद फारसी है। क्या कमाल की बात है। हम कैसे लोग हैं, पूरी दुनिया में कितने अद्भुत हैं। कमीज अरबी का शब्द है, जेब फारसी है, ये अंग्रेजी है, और कुत्ता तमिल का शब्द है, आलमीरा पुर्तगाली है। इतने शब्द ये सब हिंदी में। अगर हम हिंदी को ठीक से समझें तो हिंदुस्तान को भी समझ लेंगे। जैसे हिंदी बनी है वैसे हिंदुस्तान भी बना है जी। इस हिंदुस्तानियत पर जी आघात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस एकता पर आघात नहीं होना चाहिए। इस अंतरैक्य पर आघात नहीं होना चाहिए जी। वो एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हम और आप एक ही हैं। हम सब एक हैं, पूरा देश एक है, क्योंकि उसकी आत्मा एक है। बाहर से विभिन्न दिखाई देने वाले इस देश की आत्मा एक है। पूरी दुनिया की आत्मा एक है। रविंद्रनाथ यही सिखा कर गए हैं कि हम राष्ट्रवाद के तांबे से मानववाद के सोने को नहीं बदल सकते। मानववाद ही पूरे विश्व को एक करता है। साथियों, आज वैश्विक संदर्भ में अगर कोई एक किताब सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ने की, तो वह रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा है। उस उपन्यास को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मेरा सवाल इसी पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अतिवादी ध्रुव में हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, उसमें धार्मिक, राजनैतिक
सांप्रदायिक प्रतीकवाद का जो इस्तेमाल कविता में, कला माध्यमों में होता आ रहा है, उस प्रतीकवाद की वजह से एक अतिवादी तरह का हमारा समाज अतिवादी ध्रुवों में बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही क्या आप ऐसा समझते हैं? देखिए, भारत में कई दर्शन, कई विचारधाराएं शुरू से ही रही। जो 6 वैष्णव वैदिक दर्शन हैं, फिर जो अवैदिक दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, आजीवक मत, तो इन सब के प्रतीक और इन सब के विचार प्रायः भिन्न हैं। आज आप देखते हैं अलग अलग दलों की विचारधाराएं अलग हैं जी। वामपंथ, दक्षिणपंथ, अम्बेडकरवाद, जी। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी, इन सभी विचारों या दर्शनों से कोई बैर विरोध नहीं। विचार के स्तर पर, अवधारणा के स्तर पर वैविध्य तो हमेशा से रहा। यह खूबसूरती है इस देश की। दिक्कत हर विचारधारा में या हर संगठन में जो कट्टरपंथी हैं उनसे। जी। वो दक्षिण पंथ में भी हो सकते हैं कट्टरपंथी, वामपंथ में भी हैं, अम्बेडकरवादियों में भी हैं। तो हमेशा दिक्कत कट्टरपंथ से है। जी। इस देश में, इस इतने बड़े देश में अलग अलग दर्शन रहेंगे, अवधारणाएं रहेंगी, विचारधाराएं रहेंगी, सैद्धांतिकियाँ रहेंगी। जी। अलग अलग दल रहेंगे। जी। उसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत उसके भीतर दिक्कत भीतर में जो कट्टरपंथ है जी। सभी संगठनों समूहों में उनसे है। जी। तो उनका समाधान हम सबको मिलकर खोजना हो। जी। जब तक वो नहीं होगा, हम हमारे एक होने के प्रयास में बाधा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कविता की तरफ लौटते हैं, हिंदी कविता की तरफ। हिंदी कविता 21वीं सदी की कविता, बल्कि आप ही की कविता की तरफ लौटता हूँ। तो मैं पाता हूँ कि आपकी कविता की एक जो विशेषता है वो ये है कि एक सवाल है इस तरह से कि हिंदी में जब भी प्रेम कविताएं लिखी जाती हैं तो उन प्रेम कविताओं में गारहस्थ जीवन का प्रेम बहुत कम मिलता है, और आपकी पतंग किस चांद में अटकी है कि आप बार बार अपनी पत्नी पर लौटते हैं और उन पर कविताएं लिखते हैं। और एक आध कविता भी आप सुनाएंगे इसमें। हिंदी में पत्नी पर सबसे ज़्यादा कविताएं केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी। उनके बाद जिस कवि ने सबसे ज़्यादा कविताएं पत्नी पर लिखी हैं, उस कवि का नाम है राकेश रंजन जी। तो ऐसे क्या बात है कि आपकी पतंग और तो मैं आपको ना 2 कविताएं सुनाता हूँ, एक मुक्त छंद की जी। और एक छंद की। जी। थोड़ा समय मुझको दीजिए। मतलब बार बार कवि लौट रहे हैं, इस सवाल का पर भी चर्चा होगी कि सिर्फ कविता ही सुनाएंगे? नहीं, मैं चर्चा करूँगा। क्या दिव्य कैद खाने का भी संदर्भ इससे है कुछ क्या? नहीं, दिव्य कैद खाने में अमूमन कैद खाना तो त्रासद होता है, और आपका जो कैद खाना है वो दिव्य है। क्या इसके भी संबंध सूत्र? ना उसका कुछ संदर्भ दूसरा है। दूसरा है। एक कविता मुक्त छंद में और एक कविता छंद में। पहली कविता है हाँ हाँ तुम। भकर भकर मुँह क्या देखती है, भकर भकर मुँह क्या देखती है, तुझे मालूम नहीं प्रेमी को कैसे देखते हैं। तू बीए कैसे हो गई, तुझे पता नहीं प्रेमी हाथ पकड़े तो दिखाते हैं नखरे। तेरी देह से मिट्टी, पुआल और मंजरियों की गंध आती। तेरी देह से मिट्टी, पुआल और मंजरियों की गंध आती है, दियो नहीं लगाती अच्छा करती।
तेरी देह से मिट्टी, पुआल और मंजरियों की गंध आती है। डियो नहीं लगाती, अच्छा करती है। जब तू चूमती है मेरे होंठ, हमारे होंठों के बीच न गीत होता है न अगीत। तू मेरे होठों पर खिलाती है सूर्य, टपकाती है शहद। शाम के झुटपुटे में लिपटाती है गोधूली, पर कभी हौले से भी चूमा कर। अच्छा होंठ छोड़, यानी होठों की बात छोड़। तू थोड़ी पातर होती तो अच्छा होता। तू थोड़ी पातर होती तो अच्छा होता। तेरे होंठ थोड़े मोटे होते तो अच्छा होता। तू रोज़ 2 चोटियाँ करती, काजल लगाती तो अच्छा होता। पर कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं। मुझे ठीक से पकड़, मैं काठ की सिल्ली नहीं हूँ। मुझे ठीक से पकड़, मैं काठ की सिल्ली नहीं हूँ। घास का बोझा नहीं हूँ, तेरे बाबा का बाछा नहीं हूँ, मंदिर का घंटा नहीं हूँ। मुझे ठीक से पकड़। कभी रूठ भी लिया कर, कभी जिद भी किया कर। चल पागल, जैसे जीती है जिया कर। भैंस का दूध पीती है पिया कर। हाँ हाँ तुम, बेवकूफ़ की तुम। इस तरह की नोक-झोंक भरी कविताएं और आप अपनी पत्नी पर आप लिखते रहे हैं, तो इसका संदर्भ भी कुछ केदारनाथ अग्रवाल के बाद कविता में ही पूरे संदर्भ है। अगली कविता छंदोबद्ध है। बालम है बम भोला जी, सुधांशु को समर्पित कर रहा हूँ। सुधांशु से अभी कुछ विषय को लेकर बातचीत हो रही है। सुधांशु मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इस कविता की आखिरी जो 4 पंक्तियाँ हैं वो खास आपके लिए, लेकिन पूरी कविता आप सबको मैं सुना रहा हूँ। बालम है बम भोला जी। नयन आपके कमल नहीं हैं, मीन नहीं है आलू है। नयन आपके कमल नहीं हैं, मीन नहीं है आलू हैं। अधर आपके बिंब नहीं है, पाटल नहीं कचालू हैं। गृह कारज को आप सुतत पर, पिया मिलन को टालू हैं। इतना हमने कहा सजन जी झगड़ परे झगड़ालू हैं। नयन आपके कमल नहीं हैं, मीन नहीं है आलू हैं। अधर आपके बिंब नहीं है, पाटल नहीं कचालू हैं। गृह कारज को आप सुतत पर, पिया मिलन को टालू हैं। इतना हमने कहा सजन जी झगड़ परे झगड़ालू हैं। झगड़ा करके सारा दिन नकियाना उनका हाय गजब। झगड़ा करके सारा दिन नकियाना उनका हाय गजब। गोल नाक पर गुस्से को थकियाना उनका हाय गजब। सटिए तो हटिए कह के धकियाना उनका हाय गजब। और अंत में तकिए से तकियाना उनका हाय गजब। गुस्से में तो हुस्न सनम का और खिले है या रब्बा। गुस्से में तो हुस्न सनम का और खिले है या रब्बा। जैसे छनुआ मिर्च पकौड़ा गरम मिले है या रब्बा। मिर्च पकौड़ा देख चटोरा हिया हिले है या रब्बा। देख देख के हिया फटे तो कौन सिले है या रब्बा। दिल मांगो तो जान देते हैं सनम समोसा। दिल मांगो तो जान देते हैं सनम समोसा नहीं देते। हमारी चटनी चट कर जाते अपना डोसा नहीं देते। गुदगुदी के मिस वो इस मिसकी को बोसा नहीं देते। आज सताते हैं कल का भी कोई भरोसा नहीं देते। हम ठहरे मनमौजी हमरे बालम है बम भोला जी। हम कहते हैं लव यू तो कहते हैं ईका होला जी। क्यों छूटे यह प्रीति पुरातन छूटे चाहे चोला जी। क्यों छूटे यह प्रीति पुरातन क्यों छूटे यह प्रीति पुरातन छूटे चाहे चोला जी। कैसे कोई निकल सके है ले विराग का झोला जी। और आखिरी चार पंक्तियां सुधांशु के लिए। हमरे बालम दिल के सूधे विरह की संधेरी रात में। अब तो जुगनुओं ने भी रास्ता दिखाने से इनकार कर दिया है। मंजिल दूर है और आवारा सड़कें मुझे कब की रौंद चुकी हैं। मंजिल दूर है और आवारा सड़कें मुझे कब की रौंद चुकी हैं।
कड़कती हड्डियों का दर्द और जर्द त्वचा की सारी चमक अपनी आँखों में समेट घर की दहलीज पर पशुपेश में बैठा हूँ। घर की दहलीज पर पशुपेश में बैठा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार किस ओर मुँह करके करूँ, तुम्हारा इंतज़ार किस ओर मुँह करके करूँ, अंदर या बाहर। जब मैं इस कविता को पढ़ रहा था तो मुझको पता नहीं क्यों राम सिंह का एक दोहा याद आया। जैन कवि राम सिंह, पाहुर दोहा का ये दोहा है। टी.एस. एलियट ने लिखा है कि नए कवि में परंपरा की प्रतिध्वनि सुनाई देनी चाहिए। नया कवि एलियन नहीं होता, नया कवि अपनी परंपरा में नया होता है। नए कवि में इकोज ऑफ ट्रेडिशन सुनाई देना चाहिए। हो सकता है कि इस कविता को पढ़ते हुए आपके मन में कुछ और भावनाएं आएं, लेकिन मुझको वो दोहा याद आया। वो दोहा मैं सुना देना चाहता हूँ। वो दोहा है कि हऊँ सगुनी पिय निगुणऊ निर्लक्षणु निसंग, हऊँ सगुनी पिय निगुणऊ निर्लक्षणु निसंग, एक कही अंग बसंत यह मिलियु न अंग हुअंग। मैं सगुनी हूँ और मेरा प्रिय निर्गुणी है, निसंग है, निर्लक्षण है। वो मेरे अंदर ही निवास करता है, लेकिन मेरे अंग उससे नहीं मिल पाते। यह जो कविता है सुधांशु की, उसमें बाहर से किसी आने की कोई उम्मीद नहीं। घनी रात है और कोई उम्मीद नहीं है। सारी उम्मीदों को चीज़ें रौंद चुकी हैं। वो अंदर देखना चाहता है, लेकिन अंदर जो है, जो कि है, अंदर वो है, लेकिन वह एक अभाव की तरह है, होकर भी अभाव की तरह है। उसे आज प्रकाशन के इतने मंच हैं और इन आज के कवियों की कविताओं को सर्टिफाई कौन करता है? क्योंकि एक कवि की चर्चा हम कुछ दिन पहले देख चुके हैं कि चंदन सिंह एक कवि हुए थे। 2006 में उनका संग्रह आया है और 2020 तक कोई उन पे बातचीत नहीं के बराबर हुई और उनकी कविताएं अच्छी हैं। तो ये सर्टिफाई करने वाला कौन सा ऐसा बोर्ड है जो कवियों को, उनकी कविताओं को सर्टिफाई कर रहा है? को अपने समय के दो सबसे बड़े आलोचकों ने कवि नहीं माना। जब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जीवित रहे, निराला की कोई कविता सरस्वती में उन्होंने नहीं छापी। और रामचंद्र शुक्ल ने अभियान चलाकर निराला की रचनाशीलता का विरोध किया। उनके विरोध में कविता लिखी और कहा कि तुमको भाषा लिखने नहीं आती, तुम्हारे पास भाव नहीं है। जो बंगाल के रहस्यवादी कविता के प्रभाव में हिंदी में कविता लिख रहा है। शुक्ल जी ने हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में एक बृहत्त्रयी बनाई थी, त्रिवेणी शीर्षक से। उसमें उन्होंने कबीर को नहीं रखा जी, उसमें सूर को रखा, जायसी को रखा और तुलसी को रखा। लेकिन हिंदी जनता ने क्या किया? हिंदी जनता के जो 3 सबसे बड़े कवि हैं वो कबीर, सूर और तुलसी ही हैं जी। यानी हिंदी जनता ने शुक्ल जी को भी, हिंदी के सबसे बड़े आलोचक को भी करेक्ट किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप सही में कवि हैं, जेन्यून हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आलोचकों ने आपके विषय में क्या कहा है या क्या नहीं कहा है। जब आलोचना नहीं थी तब भी कविता लिखी गई, बिल्कुल। आज आलोचक है तब भी लिखी जा रही है। आलोचकों का मुखापेक्षी होना अपने कवि होने का अपमान करना है। जो कवि होगा वो ऐसा नहीं करेगा, और जो अकवि होगा वो तो कर ही रहा है जी। एक बात है। दूसरी बात ये है कि छायावाद के बाद जो बिहार की हिंदी कविता है, आलोचकों ने उसकी कितनी अवहेलना की है, जरा देखिए। जानकी वल्लभ शास्त्री, कलेक्टर सिंह केसरी, राम गोपाल शर्मा रुद्र, राम इकबाल सिंह राकेश,
रामदयाल पांडे, रामजीवन शर्मा जीवन, केदारनाथ मिश्र प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह द्विज, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, रामगोपाल शर्मा रुद्र, एक पूरा नक्षत्र मंडल, उत्तर छायावादी हिंदी कविता में एक पूरा नक्षत्र मंडल है। आप देखिए कि इन कवियों पर बिहार के बाहर के किसी आलोचक ने लिखा है क्या? आप एक लेख निकाल दीजिए। नवल जी ने, नंदकिशोर नवल ने अपनी आलोचना पुस्तकों में इन कवियों पर अलग अलग कुछ लेख लिखे हैं, छिटपुट, और रुद्र जी पर एक पूरी पुस्तक लिखी है। लेकिन आप जरा बताइए कि बिहार से बाहर के किसी आलोचक ने इन छायावादी, उत्तर छायावादी कवियों में से किसी एक पर लिखा है? कोई एक लेख भी नहीं लिखा। तो हिंदी आलोचना ने हमेशा से इस प्रकार की गड़बड़ी की है। और वो गड़बड़ियाँ कई स्तरों की हैं। एक कवि को उनका मुखापेक्षी नहीं होना चाहिए, ठीक है? और कवियों को इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि किसी ने आपकी तारीफ कर दी या किसी ने आपकी निंदा कर दी तो आप उत्साहित या हतोत्साह हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी राह पर चलते रहिए, अपना काम करते रहिए। प्रकृति ने, नियति ने, निसर्ग ने, काव्यात्मक समष्टि चेतना ने आपको जो दायित्व देकर भेजा है, आप उसी में तल्लीन रहिए, एकनिष्ठ रहिए। भाषा के स्तर पे, लय के स्तर पे बाबा नागार्जुन से क्या कुछ लेते हैं? बाबा नागार्जुन ने किससे लिया? बाबा नागार्जुन की कविताओं को पढ़िए तो पूरी जो सिद्ध का कविता है या जो संत कविता है, भक्तिकालीन कविता है, या भारतेंदु की कविता है, या छायावादी में खासकर निराला की कविता है, या संस्कृत काव्य परंपरा है, इन सब का प्रभाव बाबा की कविताओं पर दिखता है। पूरी भारतीय हिंदी कविता परंपरा और संस्कृत कविता परंपरा का प्रभाव बाबा की कविता पर है जी। बाबा से मैं 3 बार मिला। पहली बार पटना में मेडिकल एसोसिएशन भवन में मैंने उनका काव्य पाठ सुना और वो अद्भुत दृश्य था। बाबा जब सुनाते थे कविता तो उसके बाद किसी कवि की हिम्मत नहीं होती थी कि मंच पर जाके कविता सुनाए, क्योंकि वो कविता सुनाते हुए कई बार उछलने कूदने लगते थे, बहुत नाटकीय ढंग से काव्य पाठ करते थे, हाथ वाथ बहुत नचाते थे। जैसी कविता उनकी, और जो कविता मैंने सुनी आपको बता दूं, इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। तो वो बहुत ही नाटकीय ढंग से पाठ करते थे। पहली बार मैंने उनको दूर से देखा और फिर भेंट नहीं हुई। दूसरी बार मैंने बाबा को अजीब स्थिति में देखा। मैं नंदकिशोर नवल के रानी घाट वाले डेरे पर जाता था, मैं उनसे जुड़ा हुआ था, बाद में कसौटी के संपादन सहयोग से भी जुड़ा। नवल जी के साथ बहुत सारे काम किए, सहयोगी संपादक के रूप में कई काम किए। तो मेरा लगभग रोज़ आना जाना था नवल जी के यहाँ। तो रानी घाट में गया तो देखा कि नवल जी की जो पत्नी है रागिनी शर्मा राम गोपाल शर्मा रुद्र की की पुत्री। कवि को ऐसा होना चाहिए, उनके कविता में लय की इतनी महत्ता है। इसके संबंध में आदरणीय डॉक्टर राकेश सर ने जो अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। सर्वप्रथम अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी कि मुझे आज ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर कि 2 घंटे मेरे सार्थक हो। आकर्षक बिंदु हैं हमारे सुधांशु जी, प्रश्न इतने सटीक, समसामयिक, प्रासंगिक, 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर से उधर नहीं। बहुत ही अच्छा लगा इस तरह की परिचर्चा हम लोगों को आज के समय को, आज के साहित्य कर्म को देखने की एक नई दृष्टि देती है।